हो गया। चलिए देखिए, जितना हो चुका है उसके आगे जैसे एक है स्पोरुलेशन, ये भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन का एक तरीका है। डिफरेंट स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरुलेशन कहलाता है। ऐसे ही अमीबा में यानी कि प्रोटिस्ट में भी स्पोरुलेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? एडवर्स कंडीशन में ये होता है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, यानी कि जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जब खाना पीना दाना कम होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी सपोर्टिंग नहीं होते हैं, उस समय जो प्रोटिस्ट है, जो अमीबा है, वो अंदर स्पोर्स बनाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये कोई अमीबा है सपोज कीजिएगा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर 500 to 600 क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्रोमिडिया बाहर निकलते हैं और दो दो के ग्रुप में आ जाते हैं, तीन तीन के ग्रुप में आ जाते हैं ये क्रोमिडिया। इसके बाद इनके आसपास एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्मिक गैदरिंग हो जाती है, एग्रीगेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, और इस तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स 200 to 300 के आसपास बनते हैं। ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं एडवर्स कंडीशन में, और ये स्पोर फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेशन करते हैं और फिर से कंप्लीट अमीबा बना देते हैं। तो स्पोरुलेशन होता है, एडवर्स कंडीशन में होता है। और कैसे स्पोर्स बन जाते हैं इस तरीके से, बहुत सारे ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं जिनका नंबर 200 to 300 के आसपास होता है इन केस ऑफ अमीबा प्रोटियस। एक तरीका है इसके बाद में एनसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिजन। जैसे बाइनरी फिजन होता है, ऐसे मल्टीपल फिजन होता है। ये भी अमीबा में ही होता है। एनसिस्टमेंट का मतलब है कि जो पहले अमीबा होता है, पहले इसके स्यूडोपोडिया डिसअपीयर हो जाते हैं और ये गोल हो जाता है, और उसमें ट्रिपल लेयर्ड, इस तरीके से ट्रिपल लेयर्ड एक सिस्ट वाल बन जाती है। ये अमीबा है जिसमें कि 500 to 600 क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। पहले स्यूडोपोडिया का डिसअपीयरेंस हो गया और इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें मल्टीपल टाइम डिवीजन होता है। आफ्टर disappearance of the pseudopodia in case of amoeba proteus, all these this nucleus divide multiple times to form so many 500 to 600 डॉटर न्यूक्लियाई, और इस तरीके से बहुत सारे इसमें डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। बाद में इनके आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और वो सब स्पोर लाइक नज़र आने लगते हैं, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स और इसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इनकी बहुत सारे ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं विच आर मैनी हंड्रेड्स। नाउ ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई little amount of cytoplasm in this way. So these structures are developed which looks like a spore, and these spore like structure are not actually spores, they are called as pseudopodiospores.
pseudopodiospores. Pseudopodiospores mean they are spore like but not actually spore. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एंसिस्टमेंट हुआ। एंसिस्टमेंट तभी हो सकता है जब स्यूडोपोडिया नहीं होंगे। तो पहले स्यूडोपोडिया का डिसअपेरेंस हुआ, इसके बाद ट्रिपल लेयर्ड सिस्ट वॉल बन जाती है। दिस इज सिस्ट वॉल। आफ्टर एनसिस्टमेंट द सिस्ट वॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनसिस्टमेंट। Cyst wall formation is called encystment, and after encystment there is a multiple division of this nucleus. So they develop many hundred nuclei, followed by aggregation of little amount of cytoplasm, and they form spore like structure, actually जिनको हम pseudopodiospores कहते हैं। तो ये भी एक एसेक्सुअल तरीका है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोरुलेशन से कैसे होता है अमीबा प्रोटियस में, एनसिस्टमेंट मल्टीपल फिजन कैसे होता है, ये भी अमीबा प्रोटियस में होता है। इन अमीबा प्रोटियस, और ये भी कब होगा, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस ये भी किस में होता है, अमीबा प्रोटियस में। इन अमीबा प्रोटियस, और ये भी लिखा हुआ है अमीबा प्रोटियस। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। सॉरी, देखिए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, कई एक तरीके हैं, जैसे कि बाई अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी तरीका हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का, उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं प्रोपेग्यूल्स, बाई प्रोपेग्यूल्स। ये प्रोपेग्यूल्स क्या है, एक प्रकार से यूनिट है, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि वो स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर विच ग्रो टू फॉर्म ए कंप्लीट प्लांट विच इज एक्ट एज यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे कि एक एग्जांपल है ट्यूबर्स। एग्जाम्पल इसका है पटेटो। क्या है इसके बारे में, जो पटेटो होता है अंडरग्राउंड होता है, स्टेम होता है, ये बात सच है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, उस अंडरग्राउंड स्टेम से, उस अंडरग्राउंड ट्यूबर से एक ब्रांच निकलती है अंदर ही अंदर, और उस ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पर, उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो फूल जाता है, और उसमें जो स्वेलिंग होती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल।
और यही स्वेलन पोर्शन ही एक प्रकार से कह सकते हैं नया आलू बनता है। एक चीज़ और कि कोई भी स्टेम हो, जैसे मान लो ये आलू ही है, इसमें इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जिनको हम आइज कहते हैं। और ये जो आइज होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। इन्हीं को एक्सिलरी बड कहते हैं। इन्हीं में ग्रोथ होती है, तो इसी से इस तरीके से ऐसे लीव्स बनती हैं, ऐसे यही बड है। यानी कि आलू का कोई सा भी एक पार्ट जिसमें ये आई है वो एक सीड का काम करता है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेम होता है उसमें नोड होता है और इंटर नोड होता है। नोड के ऊपर इसके लीव्स होती हैं, नोड के नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। और एक्सिलरी बड पाई जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबर्स। ना अब हम आपको बताते हैं एक और अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम कहते हैं राइजोम। भाई राइजोम में भी ये भी दो तरह के होते हैं, आपको बताते हैं। राइजोम जो होता है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है, इसमें भी नोड होंगे, इसमें इंटरनोड भी होंगे। इसमें नोड के ऊपर क्या होगा बेटा, इसके लीव्स होंगी, ये निकलती हैं, और इसके लीव्स के एक्सिस पर बड्स भी होती हैं। नोड के नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ये जो राइजोम होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है वर्टिकल राइजोम और एक होता है हॉरिजॉन्टल राइजोम। हॉरिजॉन्टल राइजोम, जो वर्टिकल राइजोम है इसका एग्जाम्पल है, इसी वर्टिकल राइजोम को कहते हैं रूट स्टॉक। इसको रूट स्टॉक कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल है कन्ना एंड शुगर केन। इसको हम कन्ना और गन्ना बोल देते हैं, CANNA, कैना एंड शुगर केन। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल राइजोम। और हॉरिजॉन्टल में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जिंजर और लिख सकते हैं टर्मरिक। राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें भी नोड होता है, इसमें भी इंटर नोड होता है। नोड पर इसके लीव्स होते हैं, उसकी एक्सेस में बड निकलते हैं, नोड के नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी है, सब में ऐसा होता है जो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। स्टेम है मतलब उसमें नोड भी होगा, इंटर नोड भी होगा, और नोड होगा तो नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकलेगा और ऊपर इसके लीव्स निकलेगा, और जो उसकी एक्सेस पर बड्स भी हो सकती हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं ट्यूबर्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आलू। राइजोम भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, कैना हो गया, और शुगर केन भी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, मतलब इसको हम वर्टिकल राइजोम बोल सकते हैं। अब इसके बाद में अंडरग्राउंड स्टेम में ही एक नाम है कॉर्म, एक है बल्ब। देखिए जो कॉर्म है, ये कॉर्म क्या है भाई, अंडरग्राउंड ये भी है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये डाउनवर्डली ग्रो करता है, और इसमें भी हम कह सकते हैं नोड होंगे, सर्कुलर नोड होते हैं, इसमें भी सारी चीज़ें वही होंगी जो बताया मैंने एग्जाम्पल। और हाँ, इसके एग्जाम्पल याद रखिए, क्रोकस, कोलोकेसिया, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इमॉर्फोफाइलस भी है। इसके बाद इसी तरीके से एक है अंडरग्राउंड स्टेम में जिसको हम कहते हैं
राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया और कॉर्म हो गया, 3 ही हो गए। तो तीनों ही अंडरग्राउंड स्टेम हैं और इनको हमें ठीक से ध्यान में रखना है, अंडरग्राउंड जो भी पार्ट हैं। अब देखते हैं अंडरग्राउंड जो ना हो वो सब एरियल, वो कौन से पार्ट हो सकते हैं? सब एरियल स्टेम भी होते हैं, मतलब जो हवा में भी हैं और सॉइल में भी हैं। और कुछ स्टेम होते हैं जिनको कहते हैं एरियल स्टेम, वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भाग का काम करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एरियल स्टेम भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब एरियल स्टेम भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में एक नाम और भी है, बल्ब जिसको हम कहते हैं। अब बल्ब में एग्जांपल है अनियन और एक है गार्लिक। ये क्या है एक्चुअल में? ये जो बल्ब हैं जिनको हम बल्ब कह रहे हैं, अनियन, गार्लिक, दे आर हाईली कंडेंस्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक बड होती है और उसके आसपास बहुत सारी कंसेंट्रिक लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स, जैसा कि आपने प्याज में देखा है, परत दर परत निकलती है उनकी, और वो ऊपर से कवर्ड होती है एक ड्राई लेयर से। ऐसे बीच में बड होती है, उसके आसपास ये लीव्स होती हैं। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, दे आर द कंसेंट्रिक फ्लैशी लीव्स। ये है ड्राई ट्यूनिक लेयर, ये आउटर होती है बाहर की ओर। और जो प्याज होती है, अनियन, उसकी जो स्मेल होती है, दिस स्मेल इज ड्यू टू सल्फर एलिल सल्फाइड। ये भी दिमाग में रखिएगा, सल्फर एलिल सल्फाइड के कारण इसका स्मेलिंग होता है, इसका ओडर होता है अनियन का। तो बल्ब में आपने एक एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है बल्ब का गार्लिक। और गार्लिक में जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, वो फ्लैशी लीव्स कह सकते हैं क्लोव्स के रूप में होती हैं। ये ऐसे जो कंसेंट्रिक फ्लैशी लीव्स होती हैं वो क्लोव्स के रूप में होती हैं। और उसके ऊपर जो लेयर होती है, वो ऊपर लेयर वाइट कलर की जो होती है वो ड्राई होती है, एंड दैट इज ड्राई ट्यूनिक। और ये अंदर होते हैं क्लोव्स, फ्लैशी लीव्स एक्चुअली। दिस इज गार्लिक। ये भी बल्ब का एग्जाम्पल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम में अनियन भी है और गार्लिक भी है। ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में सब एरियल स्टेम की। सब एरियल स्टेम।
सब एरियल स्टेम में हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट सॉइल के अंदर होता है और कुछ पार्ट सॉइल के बाहर होता है। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जैसे आपको एक हम एग्जांपल दे दें इसमें, रनर्स। एक हो गया रनर्स, इसका एग्जांपल है दूब ग्रास। इसकी खास बात क्या होता है कि इसमें इंटर नोड जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। एक होता है स्टोलन, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, इसकी विशेष बात क्या होती है, जैसे कोई घास लगी हुई है या कोई एक छोटा सा कोई प्लांट है, सॉइल से ऐसे निकला हुआ है, तो उसके स्टेम के बेस से एक ब्रांच निकलती है और ऐसे फिर वो सॉइल के टच में आ जाती है। स्टेम के बेस से एक ब्रांच निकलती है, वो हवा में होती है, फिर वो नीचे की ओर आती है और सॉइल के टच में आती है। जहाँ सॉइल के टच में आती है वहाँ पे फिर रूट निकल आती है। पहली ब्रांच जो होती है स्टेम के बेस से एक ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच, फिर वो नीचे की ओर आती है, सॉइल के टच में आती है, जहाँ टच में आती है वहीं पे रूट्स निकल आती हैं। इनको कहते हैं स्टोलन। इसके बाद में एक है, इसको कहते हैं शकर्स। शकर्स में एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल के नीचे स्टेम का पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, उससे एक ब्रांच निकलती है और वो अंदर ही अंदर ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली। सॉइल के अंदर जो स्टेम वाला पार्ट है वहाँ से एक ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच निकलती है, और वो सॉइल के अंदर ही अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। सॉइल के अंदर ही कुछ दूर तक हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद फिर वो ओब्लिकली ग्रो करती है और ऊपर आ जाती है सॉइल के। ये हैं शकर्स। क्राइजेंथेमम इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद चौथा एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं ऑफसेट। इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, और वाटर हाइसिंथ को ही हम कहते हैं आइकोर्निया। एक एग्जाम्पल और है, इसको हम कहते हैं पिस्टिया। ये क्या होता है, वाटर बॉडीज पर होते हैं। ये होते हैं इन वाटर बॉडीज, कह सकते हैं जैसे इन स्टेबल वाटर बॉडी या स्टेगनेंट और स्टेबल वाटर बॉडी। जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, रनिंग वाटर नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो नोड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और नोड के ऊपर क्या होता है, लीव्स वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्ज नंबर में निकलती हैं, और नीचे क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। इसके फ्लावर और इसकी लीव्स बहुत ही सुंदर होते हैं, और इसी सुंदरता के कारण आइकोर्निया को, वाटर हाइसिंथ को स्पेशली मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको इंडिया में लाया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कम इन इंडिया from outside due to beautiful flowers and leaves. हाईली इन्वेजिव होता है ये, हाईली इन्वेजिव।
मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। एंड कवर दी होल वाटर बॉडी। कम समय में पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है। पानी आपको नज़र नहीं आएगा, केवल यही दिखाई देगा। जब कभी आप अपने गांव जाएं तो देख सकते हैं तालाब वगैरह में खूब फैला रहता है। एक चीज़ और, इनकी वजह से बड़ा नुकसान होता है जो फिश फार्मिंग करते हैं उनकी। एक्चुअल में ये जो ऑफसेट है, ये जो आइकोर्निया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ। इसी को क्या कहते हैं? आइकोर्निया। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जहां पर ये फैल जाता है उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 डेफिशिएंसी इन वाटर। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्पेशली फिशेज। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? टेरर ऑफ यूपी क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए क्योंकि बंगाल में अधिकांश लोग जो होते हैं वो उनके अपने तालाब होते हैं, और तालाब में वो फिश फार्मिंग करते हैं, मछलियाँ पालते हैं, और मछलियों से उनका घर चलता है, उनका व्यवसाय होता है, उनका मेन फूड होता है मच्छी। तो टेरर इन बंगाल, जैसे अपने यहाँ पर खेती होती है, वहाँ पर हर एक किसान के पास एक तालाब होता है, 1 हो 2 हो 10 हो। तो क्या हुआ कि इसके फैलने से सभी किसानों के जो तालाब थे वो बिल्कुल, उसमें तालाब में जो मछलियाँ थी वो मर गईं। तो वहाँ के लोग घबरा गए। तो कहते हैं भाई टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। इसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं पानी में, वाटर बॉडी में जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि मछलियाँ मर जाती हैं, ये कह सकते हैं एक प्रकार से। और केवल मछलियाँ नहीं बल्कि और भी जो जीव होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में। इसको एक प्रकार से स्कोर्ज ऑफ वाटर बॉडी भी कहते हैं, मतलब पानी के लिए महाविनाशकारी होता है एक प्रकार से। ये वाटर हाइसिंथ जो है, जिसको माइकोर्निया कहते हैं, पानी के लिए महाविनाशकारी होता है। विशेष बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नोड बहुत छोटी होती हैं, इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा संख्या में ऊपर निकलती हैं नोड के ऊपर, और नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। ये हो गया ऑफसेट के बारे में, रनर के बारे में, स्टोलन के बारे में, शकर्स के बारे में। अब अंडरग्राउंड स्टेम भी मैंने बता दिया आपको, और सब एरियल भी बता दिया। अब इसके बाद देखिएगा रूट के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, रूट के द्वारा। हाँ तो बच्चों, आज का क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, और क्लास अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बस।